हेलो बच्चों, मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है? स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है? जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो बेटा, जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है? मैम के नालायकों कहाँ हो सब? हाँ जी। गुड मॉर्निंग बलराम, गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग नीतीश, गुड मॉर्निंग मधु, गुड मॉर्निंग शीतल खत्री। So very warm good morning to all of you. This is Dolly Sharma, your own chemistry ma'am. And आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बिल्कुल, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। चलो ठीक है, स्टार्ट करें बेटा आज की क्लास। क्लियरली है? हाँ ठीक है, सब ठीक है। चलो बच्चों, यस प्राची, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। और आज का जो टारगेट था वो ये था, 3 चीजें पेंडिंग चल रही हैं आपके डाउट्स प्लस प्लस कुछ की पॉइंट्स, कुछ ही है, ज्यादातर नोट्स में इंक्लूड हो गए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। शुरुआत हम करेंगे आज की क्लास की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। स्पीड में चलेंगे, रूल्स वही हैं, केबीडी हम खेल रहे हैं, कौन बनेगा डॉक्टर। हर क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आंसर मार्क करेंगे। रूल्स वही है बेटा, दैट करेक्ट आंसर आने पर +4 और गलत आंसर होने पर -1 करना है, ठीक है। यस, तबीयत एकदम ठीक है बेटा। मैम टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बनते, बनेंगे बेटा, आज हम अप्रोच ही सीख रहे हैं, ठीक है, आज हम अप्रोच ही सीखेंगे। स्टार्ट करें बेटा। वेरी गुड मुस्कान चौहान, जो कंप्लीट रिवीजन करके आए हैं उन्हें बहुत मजा आने वाला है। जो रिवीजन ना भी करके आए हूं, मैं जब एक्सप्लेनेशन दूं मैं आपको बताऊंगी कि ये कंसेप्ट कहां से उठकर आया और ये क्वेश्चन कहां से बना, क्योंकि नोट्स हमारे पास हैं, लेकिन उन नोट्स को यूज कैसे करना है, हम रटे चले जा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा टारगेट है। इसको मैंने पार्ट 1 इसलिए लिख दिया है क्योंकि मैंने 2 सेशंस मांगे हैं भाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स के PYQ लिए, क्योंकि हमें डाउट भी लेने हैं, ठीक है बेटा। यस, वेरी गुड ईशा दास, वेरी गुड बेटा। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन forms a complex A in which hybridization state of aluminium is B. What are A and B respectively? क्वेश्चन में सिंपल सा ये पूछा है भाई कि ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3, जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, H2O के साथ, और एसिडिफाइड बोला है यानी कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है, वो H2SO4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर बोला है कि ये कॉम्प्लेक्स ए का फॉर्मेशन करता है, ये कॉम्प्लेक्स ए है, और बी जो है वो इसका हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है बेटा, बी इसका हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्वेश्चन में पूछा है वो कॉम्प्लेक्स कौन सा बनता है, जल्दी से बता दो बेटा यहाँ पे कौन से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा एल्यूमिनियम 3rd पीरियड से बिलोंग करता है। ये हमने पढ़ा था ग्रुप 13 एलिमेंट्स के अंदर एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज में, कि एल्यूमिनियम जो होता है इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर ये H2O अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर इसके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, कोऑर्डिनेट का फॉर्मेशन करता है, और कंपाउंड बनाता है AlH2O होल 6 3+। इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब हमसे पूछा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा शेप तो ऑक्टाहेड्रल होगी ही होगी। हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमने कहां से सीखा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर VBT से। बिल्कुल बेटा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। क्लियर है बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल ग्रुप 13 के अंदर आपको ये मिल जाएगा, एग्जैक्ट इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरी। क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में, इनमें से
कौन सा कंपाउंड कॉस्मेटिक सर्जरी में यूज होता है? बेटा हमने कंपाउंड्स पढ़े थे ग्रुप 13 के अंदर, बिल्कुल कंपाउंड्स पढ़े थे। हमने सिलिकॉन्स पढ़े थे, सिलिका पढ़ा था और सिलिकेट्स पढ़े थे। उनमें से आप देखना वहां पर मैंने लिखवाया हुआ है सिलिकॉन्स के अंदर भी, और सीधा सीधा स्टेटमेंट है दैट यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरी, और मैंने वहां पर हाईलाइट करके आपको ये बताया था कि ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, सर्जरी में यूज होते हैं, सर्जरी नोज की सर्जरी, और ये कंडक्टिविटी नहीं करते। याद आ रहा है बेटा? बिल्कुल, सिलिकॉन्स इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, which of the following compound is which of the following is incorrect statement? क्वेश्चन में बोला है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहला क्या बोला? PbF4 is covalent in nature। हम जब ग्रुप 14 पढ़ रहे थे, हमने जब ग्रुप 14 पढ़ा था, ग्रुप 14 दैट इज कार्बन फैमिली, और हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ रहे थे रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस, जहां पे हमने पढ़ा था कि भाई दो टाइप के बनाते हैं, EX2 टाइप के भी बनाते हैं, EX4 टाइप के भी बनाते हैं। दोनों के बारे में पढ़ा था, दोनों की प्रॉपर्टीज लिखी थी, और वो लिखने के बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, एक पॉइंट मैंने लिखवाया था, एक अलग से नोट मैंने लिखवाया था, 3 कंपाउंड, और बोला था कि वो कैसा होता है बेटा नेचर में? आयनिक। तो ये ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज PbF4 जो होता है दैट इज आयनिक इन नेचर। और क्या समझाया था बेटा यहाँ पर? आयनिक इन नेचर होता है, क्यों, कैसे पता चला? अकॉर्डिंग टू फेजांस रूल। क्योंकि फेजांस रूल क्या बोलता है बेटा? फेजांस रूल बोलता है दैट कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। और कैटायन जो था हमारे पास था लेड, इसका साइज बहुत ज्यादा था, और साइज जितना छोटा होता है कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है, लेकिन इसका साइज बड़ा था, तो एक्सेप्शनली इस वजह से ये नेचर में आयनिक होता है, कोवेलेंट नहीं। चाहो तो कॉपी खोल के अभी देखो, ग्रुप 14 के अंदर ये आपको मिल जाएगा। मिला नहीं मिला जल्दी से बता दो यार, मिला नहीं मिला? तो ये जो मैं पूरा आपको बता रही हूं ना, ये इसीलिए बता रही हूं ताकि आपको स्ट्राइक करे कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कैसे। घबराना नहीं है। अब ये 4 स्टेटमेंट जरूरी नहीं है नोट्स के सेम पेज से मिल जाएंगे, जब हम पूरा रिवाइज करेंगे तो हमें कोनो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा? सेकेंड स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला था SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज। तो हमने कंडीशन लिखी थी ग्रुप 14, जब हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे, समझाया था पानी टूटकर रिएक्शन करता है। तो क्या बोला था बेटा मैंने वहां पर कि भाई हाइड्रोलिसिस होने के लिए क्या होना चाहिए? सेंट्रल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, और सेंट्रल एटम का साइज सराउंडिंग एटम से कैसा होना चाहिए बेटा? जल्दी बताओ। सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देख लो यार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं? यस मुस्कान चौहान, CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता, बाकी SiCl4 हाइड्रोलाइज होता है, और जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो सिलिसिक एसिड का फॉर्मेशन भी करता है। याद है बेटा? रिएक्शन भी लिखवाई थी, तो ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। थर्ड, GeX4, जहां पर ये GeF4 हो सकता है, GeCl4 हो सकता है, GeBr4 हो सकता है, GeI4 हो सकता है, is more stable than GeX2। अब कौन सा कंसेप्ट लग रहा है? बिल्कुल बेटा उठकर आएगा कहीं और से कंसेप्ट। तो यहां पर जर्मेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +4, और यहां पर जर्मेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2। भाई दोनों हैलाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्बन फैमिली से क्वेश्चन है ये वाला, कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्या पढ़ा था बेटा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जी NH2 NP2,
दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4b और +2b। डाउन द ग्रुप आते आते +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये NS के इलेक्ट्रॉन फर्दर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। डाउन द ग्रुप आते आते फ्रॉम 5th to 6th पीरियड, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है। बिल्कुल स्ट्राइक किया ना बेटा, स्ट्राइक किया ना बेटा, सच बताना। अब ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर डाउन द ग्रुप आते आते लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये +4 ये और ये +2 में ज्यादा स्टेबल होगा। तो बिल्कुल भाई बोल सकते हैं दैट GX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2, क्योंकि सबसे नीचे तो लेड प्रेजेंट है और लेड +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है बेटा? तो यहां कौन सा कंसेप्ट लग गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। लास्ट पॉइंट, SnF4 इज आयनिक इन नेचर। कहे सीता जी सुनो प्रभु, टिन भी नीचे ही होता है। बिल्कुल करेक्ट है यार, टिन भी नेचर में आयनिक होता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट सेम कंसेप्ट से, फैजान्स रूल। सेकेंड स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल एनोमलस बिहेवियर। थर्ड स्टेटमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन होता क्या है, हम बोलते हैं यार क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, हम घबरा गए। क्यों? क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो ये मैं आपको हाईलाइट करके एक एक पॉइंट पता है क्यों समझाया, क्योंकि पता है पेपर जब आता है तो क्या होता है, हमें लगता है यार पेपर बहुत टफ आता है। ये टफ थोड़ी है यार, हमने रिवीजन कंपेरेटिवली कम किया। आज की क्लास में अगर मैंने आपको बोला कि पूरा रिवाइज करके आना, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि पूरा रट गया होगा, बट यार रिवीजन तो किया होगा। अगर मैं कुछ बोल रही हूं, अगर मैं बोल रही हूं इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ऐसे तो नहीं बैठे हुए पता नहीं क्या चल रहा है, समझ आएगा, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत बार क्लास में बोला था। तो अगर क्लास में प्रेजेंट थे तो अब ये क्वेश्चन किसी का डाउट हो ही नहीं सकता। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो बेटा, जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। क्लियर है एकदम? चलो बेटा आगे की तरफ पढ़ते हैं। अभी भी सब चीजें एक साथ याद नहीं हो जाती हैं बेटा, बट समझ आना चाहिए और रिवीजन 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 करते जाना है, रुकना नहीं है। ठीक है बेटा? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है बेटा, पढ़ेंगे पहले ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बेटा कि इनमें से कौन सी स्पीसीज स्टेबल नहीं है। जब भी क्वेश्चन आए स्टेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो दो ही तीन रीजन होते हैं। एक तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हो सकता है, या शील्डिंग इफेक्ट, सेम ही बात है, या फिर हो सकता है स्टेरिक हिंड्रेंस। मान लो सराउंडिंग एटम, मान लो सराउंडिंग एटम का साइज ज्यादा है, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अब यहां पर जैसा हम देख रहे हैं, अगेन सारे के सारे सेंट्रल एटम जो हैं, सारे के सारे सेंट्रल एटम कहां से बिलोंग कर रहे हैं बेटा? ग्रुप 14 से बिलोंग कर रहे हैं। और ये हमने डिस्कस किया है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये हमने डिस्कस किया है, क्योंकि ये क्या है, दीज आर द हेलाइड्स। और हमारे पास क्या है, इनके क्या है, हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद की रिएक्शन है। तो हमने सबका करवाया था, रिएक्शन खोल के देख लो, कॉपी अभी खोल के देख लो, हमने सबका करवाया था। यहां पर SiF6 एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। क्यों करता है मैम, बताते हैं। क्योंकि फ्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है, तो हिंड्रेंस नहीं होता और एग्जिस्ट कर जाता है। वहीं पे GeCl6 जर्मेनियम खुद थोड़ा बड़ा होता है। अगर खुद बड़ा है तो सराउंडिंग एटम भी बड़ा होगा तो चलेगा, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस होगा। SnOH6 बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, टिन का साइज बड़ा होता है। लेकिन सिलिकन, सिलिकन थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है, साइज कंपैरेटिवली छोटा, और क्लोरीन का साइज तो बड़ा होता है फ्लोरीन से, और यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। क्लियर बेटा?
वेरी गुड, यस यस अंशरा सैफ, बिल्कुल मैंने हाईलाइट किया था क्लास में, रिएक्शंस लिखी थी हमने ग्रुप 14 के अंदर ये वाली। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ H2E, और यहां पे ये क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है ग्रुप 16 जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। लेकिन ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। कहां पे डिस्कस की थी? ग्रुप 15 के अंदर, जब हम डिस्कस कर रहे थे हाइड्राइड्स ऑफ, चाहो तो कॉपी खोल लो, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, इन तीनों के हाइड्राइड्स का थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस हुआ था या नहीं? जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो, डिस्कस हुआ था या नहीं? बिल्कुल डिस्कस हुआ था। तो हमने क्या डिस्कस किया था भाई? डाउन द ग्रुप जाते हैं, अरे ये वही है जिसके लिए आपने मुझे 2 दिन तक बोला था कि मैम आपने ऐसा लिख दिया, मैम आपने ऐसा लिख दिया। याद आ रहा है बच्चों? जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ एकदम? यस बेटा, याद आ रहा है? बिल्कुल। अब हमने क्या कंसेप्ट यूज किया था हम आपको बता देते हैं। हाइड्राइड्स क्या हो जाएंगे बेटा? H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO। हाँ जी बेटा जी, क्या हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है? बिल्कुल। साइज अगर सेंट्रल एटम का इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस बढ़ने पर बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है। तो बिल्कुल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है तो बोल सकते हैं यार थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो रही है। थर्मल स्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट कि हीट करने पर टूटेगा कितनी जल्दी। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मली वो स्टेबल है या नहीं। तो अब इस केस में जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो बिल्कुल थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी? H2O की। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बता दो यार, जल्दी बता दो। क्लियर है एकदम? बढ़े आगे की तरफ। कोई शक किसी को? कोई शक किसी को? शक हो तो पूछ लेना बेटा, ठीक है? ठीक है, चलो बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैच द फॉलोइंग। जब पढ़ा रही थी, जब रटवा रही थी तो भी मैंने हाईलाइट किया था बेटा ऐसा होगा। ABCD दे देगा, प्रोसेस का नाम दे देगा और राइट हैंड साइड में कंपाउंड लिख देगा और हमें समझ नहीं आएगा चल क्या रहा है। ठीक है, कोई नहीं, सब स्ट्राइक करेगा। प्योर नाइट्रोजन, भाई ये प्योर नाइट्रोजन हमने कहाँ पढ़ा था? ऑब्वियसली नाइट्रोजन में पढ़ा होगा, नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ा होगा। और नाइट्रोजन की हमने प्रिपरेशन डिस्कस करी थी, याद करो बेटा। नाइट्रोजन की हमने प्रिपरेशन डिस्कस की थी और मैंने हाईलाइट किया था कि वेरी प्योर नाइट्रोजन, और प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एजाइड्स। तो यहां पर सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड लिखा हुआ है, बोला नहीं है कि किससे बनता है, बस प्योर नाइट्रोजन लिख दिया। तो बिल्कुल हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि भाई प्योर नाइट्रोजन का रिश्ता तो सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड से था, क्योंकि इसी को हीट करके हमें ऑब्टेन हो रही थी। क्या बेटा? हमें ऑब्टेन हो रही थी यहां पर, दैट इज, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बेटा इसे? दैट इज प्योर नाइट्रोजन। नेक्स्ट बोलो बेटा, नेक्स्ट बोलो। हेवर्स प्रोसेस, नाम सुना सुना लग रहा है, कहां पढ़ा था? किसकी प्रिपरेशन में पढ़ा था? अमोनिया की प्रिपरेशन में पढ़ा था। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहां पढ़ा था बेटा? ये हमने पढ़ा था ग्रुप 16 के अंदर, ये हमने पढ़ा था ग्रुप 15 के अंदर, ये भी हमने पढ़ा था
ग्रुप 15 के अंदर। डेकन्स प्रोसेस, ये हमने पढ़ा था क्लोरीन की प्रिपरेशन ग्रुप 17 के अंदर। देख रहे हो, तो चैप्टर बड़ा तो हम घबरा जाते हैं, हमें एक चीज याद आ जाती है, दूसरी याद नहीं आती। तो जितनी बार रिवीजन करेंगे अगली बार उतना कम टाइम लगेगा और चीजों में लिंक मिलने लग जाएगा, और फिर हम कह देते हैं कि यार इनऑर्गेनिक टफ है। आपने कहा ना आते ही मैम क्वेश्चन बन नहीं रहे, बेटा कहीं तो कमी आ रही है। अब तक मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बट सच सच बताना, क्या एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो हमारे पास है सब कुछ, हमें यूज करना नहीं आ रहा, और इसीलिए मैंने आज एक एक क्वेश्चन को अप्रोच करना सिखाया। समझ आया बेटा? तो एक भी चीज नोट से बाहर नहीं मिलेगी, हमें उसको यूज करना तो सीखना पड़ेगा ना, कि कैसे स्ट्राइक करेगा। इसलिए मैं हाईलाइट कर रही हूं, विश्वास ना हो तो कॉपी खोल खोल के देख लो कि ये हमने करा था या नहीं। बिल्कुल करा था। समझ आया बेटा? मनाली मौर्य, मैम थोड़ा फास्ट कराइए बेटा, एक बार कॉन्फिडेंस आने दो बच्चों को कि हाँ सब कुछ हमारे कॉपी में है, नोट्स में है, ताकि उसके बाद हर क्वेश्चन में मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। और मैं अप्रोच सिखा रही हूं बेटा। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि मेरा समय खराब हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बेटा आप क्लास बंद कर सकते हो, बट मैं तो ऐसे ही कराऊंगी बेटा। आज के सारे क्वेश्चन होमवर्क होंगे, कल हम राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलेंगे, लेकिन आज जरूरी है बेटा, क्योंकि जो फियर, जो फोबिया मन में बना हुआ है कि यार हमसे इनऑर्गेनिक होती नहीं है, सब कुछ तो वही है, बस हमें यूज करना सीखना है। ठीक है, और वो यूज करना मैं सिखा रही हूँ आपको। ठीक है बेटा, आप चाहो तो कॉपी खोलो, आप देखो कि मैम है या नहीं, मैम झूठ तो नहीं बोल रही है। जहां होगा कि ये पॉइंट नहीं था वो आपको लिखवाया जाएगा। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5। अजी नाम तो सुना सुना लग रहा है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, हमने पढ़ा हुआ ये भाई। PCl5 कहां पढ़ा था जी? हमने पढ़ा था इसे ग्रुप 15 के अंदर। ग्रुप 15 में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सबके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कंपाउंड्स, तो हमने वहां पर PCl3 और PCl5 दोनों डिस्कस किए थे। किए थे नहीं किए थे? सच सच बताओ यार, किए थे नहीं किए थे? बिल्कुल किए थे। अब इसके बारे में वार्तालाप हो रहा है, कोई बात नहीं, इसके बारे में हमें सारी चीजें पता है। एक बार पढ़ते हैं स्टेटमेंट, फिर डिसाइड। 3 इक्वेटोरियल PCl bonds make an angle of 120 डिग्री विद ईच अदर। इसकी ज्योमेट्री क्या आई थी? हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेता। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, पांचों यूनिवैलेंट है, डिवाइड बाय 2, कितना आ गया बेटा? 5। sp3d, n की वैल्यू 5, सराउंडिंग एटम 5, 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। अब क्या शेप आई थी बेटा इसकी? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड थे, और इक्वेटोरियल 120 डिग्री पे होता है, और 2 एक्सियल थे, ये 180 डिग्री पे होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट दिया, 3 इक्वेटोरियल PCl bonds are make an angle of 120 डिग्री विद ईच अदर। बिल्कुल करेक्ट है जी। अब खुशी खुशी में हम क्या करते हैं, पहला स्टेटमेंट करेक्ट किया और मार्क कर दिया। अजी ये तो देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट नहीं पूछा था। सेकेंड स्टेटमेंट पे आओ, 2 axial PCl bonds make an angle of 180 degree with each other. Absolutely right. Axial PCl bonds are longer than equatorial PCl bonds. Absolutely right. लिखवाया था, कॉपी खोल के नोट्स देख लेना कि एक्सियल की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज्यादा होती है। क्लियर बेटा? तो तीनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है। PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। अरे भाई अगर ये नॉन रिएक्टिव होता तो क्या हम इसे बोलते कि ये हेलोजिनेटिंग रिएजेंट है? क्या हम इसकी रिएक्शन इथेनॉल के साथ पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी बेटा? हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स में पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? तो ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि PCl5 की जब रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं तो हाउ कैन वी से कि ये नॉन रिएक्टिव है?
गलत बात। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है बेटा एकदम? क्लियर? बढ़े आगे? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ये पी ब्लॉक एलिमेंट जिस दिन शुरू किया था, ग्रुप 13 जिसे हम बोरोन फैमिली कहते हैं, बोरोन फैमिली के दिन सबसे पहले मैंने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाए थे, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था, और हमने देखा था कि ये जो बोरोन फैमिली होती है उसकी एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है। इसके एटॉमिक रेडियस में भी एक्सेप्शन था। ठीक है, याद आ रहा है? तो क्या होता है बेटा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। क्या पढ़ा था जी हमने कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप आने पर साइज इंक्रीज होता है, और होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है जी, क्या होता है जी, क्या पढ़ा था कि जब हम थर्ड से फोर्थ पीरियड की तरफ आते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। दैट मीन्स कि इससे जस्ट पहले डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और गैलियम का साइज कंपैरेटिवली कम हो जाता है एल्यूमिनियम से। याद आया? आ रहे हैं ना बेटा? सीधे सीधे एक्सेप्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो करेक्ट आंसर विल बिकम, जल्दी से बता दो यार, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म MF6 3- आयन? बताओ बेटा, इनमें से कौन सा कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा? तो बस हमसे पूछा है कि मेटल M कौन नहीं हो सकता? गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, बोरोन। भाई ये सारे के सारे कहां से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं जी ग्रुप 13 से। और क्या मेंबर्स हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। और हमें ये दिख रहा है, हमें दिख रहा है G6 MF6, यानी कि सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब उसकी कोवेलेंसी 6। तो क्या कभी भी बोरोन कोवेलेंसी 6 रख सकता है? नहीं रख सकता। पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? एनोमलस बिहेवियर बोरोन का। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, the maximum covalency of boron is 4। क्या ये बात सही है? क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेम द गैस दैट कैन readily decolorizes acidified KMnO4 solution। बेटा एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन जो है ये खुद पिंक कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, यहां पर Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब इनमें से किसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे कि ये KMnO4 कलरलेस हो जाएगा? तो याद करो बेटा, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इनमें से किसी की भी, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये साथ वाले को ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा। लेकिन जिसके पास ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ही नहीं है वो तो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। मैम क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ये तीनों अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हैं, मतलब वो इसके साथ तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, और रिएक्ट ही नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इनको ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो बचा कौन? बचा SO2। तो अब यहाँ पे ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ये कन्वर्ट हो जाता है SO4-2 में, एसिडिक मीडियम होता है, और यहां से MnSO4 Mn आ जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में।
तो ये पिंक कलर का था, यहाँ ये कलरलेस हो गया। तो क्वेश्चन को अप्रोच करने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत तरीके होते हैं। एक तो सीधा सीधा ये देख लिया भाई ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके साथ उसी को रिएक्ट करवाओ जिसको वो ऑक्सीडाइज करता हो, कर सकता हो। लेकिन कार्बन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, कैसे निकालते हैं मैम ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट? प्लस को मल्टीप्लाई कर दो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, और SO2 +6 में जा सकता है। अब किसी को स्ट्राइक कर रहा होगा मैम NO2 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। बेटा N2O5 के अलावा कोई कंपाउंड नहीं है जहां पर ये NO2 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर कभी भी पूछ लिया जाए ना कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है, +4 था, +4 है, +4 रहेगा, है ही नहीं है भाई, है ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, कहाँ करवाओगे उसको ऑक्सीडाइज? क्लियर है एकदम? जल्दी से बता दो यार, क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, in which pair of the ions both the species contain SS bond? अब ये देखने के लिए कि किसमें SS bond है या नहीं, हमें क्या आनी चाहिए? स्ट्रक्चर आनी चाहिए। और स्ट्रक्चर अगर हमें बनानी है तो देख लो पहले सारे कौन कौन से हैं। S2O7 2-, S2S2O3 2-, S2SO8 2-, S4O6 2-, ये चार ही स्ट्रक्चर हमको बनानी पड़ेंगी, बाकी तो रिपीट हो रही है। तो एक बार चारों की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं S2O7 -2। बेटा किसी पे भी माइनस चार्ज कब आता है? जब उसमें से H+ को निकाल दिया गया हो। तो अगर इस पे -2 चार्ज है, मतलब 2 H+ को निकाला है, तो 2 H+ अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा? ये H2S2O7। बेटा ये देखा देखा सा नहीं लग रहा? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, याद है? इसी को तो ओलियम कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और अगर ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है तो क्या हमें स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता? बिल्कुल आता है यार। कैसे बनाई थी? 2 H2SO4 लिए थे, 2 से मल्टीप्लाई किया था, -H2O कर दिया था। याद आ रहा है? याद आ रहा है या नहीं? तो ये लो S डबल बॉन्ड O OH। क्लियर? एक ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा क्योंकि बीच में से पानी निकल गया। S डबल बॉन्ड O OH। अब यही स्ट्रक्चर बनानी है तो H+ हटा दो, माइनस चार्ज लगा दो, H+ हटा दो, माइनस चार्ज लगा दो। तो अब बताओ क्या इसके अंदर SS बॉन्ड प्रेजेंट है? नहीं। तो लिख देते हैं नो SS बॉन्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बोला बेटा? S2O3 2-, S2O3 -2। माइनस चार्ज को हटा दूं तो क्या हो जाएगा? H2S2O3। 2 सल्फर हैं और O3 है, सल्फ्यूरस एसिड का ऑक्सो एसिड है। तो जब जब सल्फ्यूरस एसिड का ऑक्सो एसिड होगा SS बॉन्ड हमेशा प्रेजेंट होगा। की स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S OH। क्लियर? 3 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, OH। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। यस, 1 SS बॉन्ड इज प्रेजेंट। क्लियर? तीसरा और किसकी स्ट्रक्चर? H2S2O7 हो गया, H2S2O8। ठीक है, तो S2O8 -2 है। 2 माइनस चार्ज कब आया होगा? जब 2 H+ निकली होंगी। तो इसकी भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं H2S2O8। अगर ऑक्सो एसिड बनाना आता है तो इसी को कहते हैं मार्शल्स एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और इसकी स्ट्रक्चर तो मैंने जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी तो भी बनवाई थी और फॉर्मूला बताया था H2SO4 को 2 से मल्टीप्लाई करो और -H2 कर दो, इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बन गई? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। क्लियर? ऑक्सीजन ऑक्सीजन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। देख लो बेटा एक बार ये स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो, एक बार ध्यान से। क्या इसमें SS बॉन्ड प्रेजेंट है? नहीं, नो SS बॉन्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बोली है? दैट इज S4O6 2-। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे घबरा गए होंगे कि मैम ये स्ट्रक्चर तो आपने बनवाई नहीं है। कोई बात नहीं बेटा,
वो मिलती जुलती किससे है, H2S2O6, हमने पढ़ा था डायथायोनस एसिड, तो बीच में 2 सल्फर बढ़ा दो H2S4O6 हो जाएगा, तो हम बना देते हैं H2S4O6, बस बीच में 2 सल्फर बढ़ा देना और कुछ नहीं किया है, तो S डबल बॉन्ड O OH, सल्फर 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 डबल बॉन्ड O OH, तो यस SS बॉन्ड प्रेजेंट, बस बीच में 2 सल्फर हमने बढ़ा दिए। तो देख लो बेटा क्या आंसर आ जाएगा, SS बॉन्ड किस में है, H2S4O6 के अंदर है, H2S4O6 के अंदर है और H2SO3 के अंदर है, तो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। क्लियर है, क्लियर है बेटा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने हैं वो डिसाइड कर देगा कि आपकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी। H2S4O6 हमने बनाया था, बीच में 2 सल्फर ही तो बड़ी हैं, अब सल्फर टर्मिनल नहीं हो सकता, हाइड्रोजन के साथ तो अटैच हो नहीं सकता, तो कहाँ जाएगा, सल्फर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इट इज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दैट, ये किसी से मिलता जुलता लग रहा है, नहीं ये हमने पढ़ा हुआ है, ये किसकी स्टेटमेंट को डिफाइन करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं ये हमें बता रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में, क्योंकि उसी में हमने पढ़ा था कि NS के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल के, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनेबिलिटी शो करते हैं, तो उसकी वजह से क्या क्या होता है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन की फॉर्म में। क्या बोला है, Sn+2 इज रिड्यूसिंग while Pb+4 इज ऑक्सीडाइजिंग, तो अब देखना बेटा, कहे सीता जी सुनो प्रभु, क्या पढ़ा था, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब ये कंसेप्ट भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है, Pb+4 में ज्यादा स्टेबल है या +2 में, तो ये +2 में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +4, और अगर पिक्चर में Sn और Pb है तो Pb किसकी तरह बिहेव करेगा, Pb बिहेव करेगा एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग की तरह, क्योंकि Pb+4 में है, साथ वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होकर Pb+2 में आना चाहेगा, और अगर Pb के साथ Sn प्रेजेंट है तो Sn+2 रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एज कंपेयर टू Pb Sn जो है वो +4 में ज्यादा स्टेबल होगा S+2, तो वो बिहेव करेगा रिड्यूसिंग की तरह, किसकी तरह बेटा, रिड्यूसिंग की तरह, तो इसीलिए SnCl4 वगैरह ये सब ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर बेटा, बिल्कुल इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो Sn+4 Sn+2 रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगा, साथ वाले को रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, तो +4 में ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट की बाकी भाई गलत क्यों है, Sn+2 इज ऑक्सीडाइजिंग, Pb+4 इज रिड्यूसिंग, गलत बात है, Pb+4 कभी भी रिड्यूसिंग की तरह बिहेव नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहेगा, वैसे भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, उससे ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। Sn+2 Pb+2 और बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, ऐसा नहीं हो सकता, अलग अलग एलिमेंट है, दोनों की स्टेबिलिटी अलग अलग है। Sn+4 इज रिड्यूसिंग व्हाइल Pb+4 इज ऑक्सीडाइजिंग, नहीं। क्लियर है एकदम बेटा, चल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैच द कॉलम इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ऑफ कॉलम 1 विद द ज्योमेट्री। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं फिर से बोल दूं, ज्योमेट्री, और इस बात को मैंने बार बार हाईलाइट किया है, दैट ज्योमेट्री इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 3D अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम। ज्योमेट्री का शेप के साथ कोई संबंध नहीं है, शेप बॉन्डेड एटम्स का अरेंजमेंट बताता है अराउंड द सेंट्रल एटम। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp ज्योमेट्री लीनियर, sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, लोन पेयर कितने भी हो उसकी ज्योमेट्री नहीं बदलेगी।
क्लियर बेटा? देख लो ध्यान से, यहाँ पे इन सबको हमने डिस्कस किया था इंटर हैलोजन कंपाउंड में। एक्स एक्स डैश 7 + 1 8, 8/2 4, तो क्या आ गया बेटा जी, बताओ जल्दी से। यस बेटा, तो क्या आ गया? अब इस केस में सुनो, जो ऑप्शंस हमको दे रखे हैं, जो ऑप्शंस हमको दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ऑप्शन में हमको शेप दे दी। तो मैम क्या ये क्वेश्चन गलत हुआ? बिल्कुल बेटा गलत है। आपने हमको शेप भी तो मेंशन कर दी, आपने हमको शेप दे दी, तो हम तो वही प्रेफर करेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा 7 + 1 8, 8/2 4, ये sp3 आया। ठीक है, यहाँ पर 7 + 3 10, 10/2 5, ये आया sp3d। यहाँ पर 7 + 7 8 9 10 11 12, sp3d2, और ये आया sp3d3। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, पेंटागोनल बायपिरामिडल। क्लियर? sp3 कोई नहीं है, sp3d दैट इज। अब इस केस में यहाँ पे ऑप्शंस ही नहीं है कि ज्योमेट्री के बेसिस पर आंसर हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? टी शेप। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टी शेप पढ़ा हुआ है। sp3d2, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल था लेकिन 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर? स्क्वायर पिरामिडल, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर दैट इज डी, sp3d3। क्लियर है? sp3 इस केस में कितना है हमारे पास? दैट इज तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट का 7 + 1 8, 8/2 4, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल लीनियर sp हुआ ना ये, बिल्कुल 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर। कुछ तो गड़बड़ है बेटा क्वेश्चन में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ रहा है? ए के साथ जा रहा है थर्ड, बी के साथ जा रहा है फर्स्ट, सी के साथ जा रहा है फोर्थ, डी के साथ जा रहा है सेकंड। अब देखो बेटा, बिल्कुल यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। ज्योमेट्री पूछा है लेकिन इस ईयर ये क्वेश्चन देने वाले की गलती थी, और उसने आंसर जो अपना दिया था वो उसने ऑन द बेसिस ऑफ शेप दे दिया था, तो ये गलत है। ज्योमेट्री हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल के अरेंजमेंट से बताई जाती है, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। बिल्कुल बेटा, तो इस केस में ये मिस्टेक थी इस साल। ठीक है, ये मिस्टेक थी, लेकिन जो करेक्ट आंसर दिया था वो यही था। यहाँ पे तो मुझे इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक लग रहा है कि एक्स एक्स डैश ये कंपाउंड हमने पढ़े थे, इंटर हैलोजन कंपाउंड। बिल्कुल बेटा, ठीक है, तो ये इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। यस बेटा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बेटा सिर्फ इंटर हैलोजन कंपाउंड का, फर्स्ट वालों में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों को लग रहा है मैम हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। नहीं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ इसी का एग्जांपल है। इंटर हैलोजन कंपाउंड का फर्स्ट केस एक ही है जहां पे इसका लीनियर ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम ये कैसे हो सकता है? देखो गलत ऐसे है बेटा, ये sp3d है। ठीक है, sp3d में ट्राइगोनल बायपिरामिडल होना चाहिए था, लेकिन कहीं पे भी ट्राइगोनल बायपिरामिडल ऑप्शन में ही नहीं है। अब जब ट्राइगोनल बायपिरामिडल ऑप्शन में ही नहीं है तो आपके पास क्या ऑप्शन बचा कि आप शेप के बेसिस पर करेक्ट आंसर मार्क करोगे, और शेप के बेसिस पर जब हम करेक्ट आंसर मार्क करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा बेटा, बी ऑप्शन। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम सी होना चाहिए। बेटा सी कैसे जस्टिफाइड है? जब आप शेप के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो तो सिर्फ एक के लिए थोड़ी ना शेप देखोगे,
सिर्फ एक के लिए थोड़ी ना शेप देखोगे, सबके लिए आपको शेप चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन में गलत, या तो फिर यहाँ पर वो शेप या स्ट्रक्चर मेंशन करता तब ये आंसर जस्टिफाइड था, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन बचा उसके बेसिस पर हम जो बेस्ट आंसर कर सकते थे हमने वही आंसर किया है। बिल्कुल बेटा, शेप सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर के अरेंजमेंट से बताते हैं, ज्योमेट्री से नहीं। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से निकाला जाता है, और फॉर दिस इंटरहैलोजन कंपाउंड हम शेप को बता रहे हैं। ये ज्योमेट्री की जगह शेप होना चाहिए था। क्लियर बेटा? अब बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। AlF3 इज सॉल्युबल इन HF ओनली। AlF3 एक कंपाउंड है, वो सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था ग्रुप 13 के अंदर कि ये कोवेलेंट नेचर भी शो करते हैं और आयनिक भी। ये कोवेलेंट नेचर शो करते हैं, इसी वजह से तो पॉलीमर बना था Al2Cl6। ठीक है, इन HF ओनली इन प्रेजेंस ऑफ KF इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये आप कॉपी खोल के देखो, सेम लाइन हमने लिखी हुई है। कौन सा कंपाउंड बनता है बेटा यहाँ पर? दैट इज K3AlF6। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है बेटा? व्हेन कॉपर इज हीटेड, व्हेन कॉपर इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो याद करो बेटा, हमने जब डिस्कस किया था ग्रुप 15, ग्रुप 15 में एक कंपाउंड हमने डिस्कस किया था जिसका नाम था HNO3। सबसे पहले हमने उसकी प्रिपरेशन डिस्कस की थी, उसके बाद हमने डिस्कस की थी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैंने कहा था ये जो HNO3 होता है, ये HNO3 तीन तरीके से रिएक्शन करता है। जब ये HNO3 वेरी डाइल्यूट होता है, जब ये HNO3 डाइल्यूट होता है, और जब ये HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड। याद है तो हमने क्या पढ़ा था भाई? जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, किसी भी मेटल के साथ, तब वो हमेशा क्या बनाता है बेटा? एक तो वो बनाता है मेटल नाइट्रेट। तो यहां से क्या बन जाएगा? CuNO3 होल ट्वाइस। और जब जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है तो साथ में NO2 गैस रिलीज होती है, ब्राउन गैस रिलीज होती है। जब डाइल्यूट होता है तो N2O गैस रिलीज होती है, NO गैस रिलीज होती है अलग अलग मेटल्स के लिए। लेकिन जब जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है तो चाहे कोई भी मेटल हो, साथ में NO2 गैस रिलीज होती है। याद आया या नहीं? जल्दी से बता दो बेटा, याद आया? बिल्कुल। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन एसिड? हमने ये एसिड पढ़े हुए हैं, बिल्कुल पढ़े हुए हैं। क्या क्या एसिड दिए बेटा? फॉस्फेनिक एसिड। बेटा फॉस्फेनिक एसिड बोलते हैं H3PO2 को, एंड फॉस्फोनिक एसिड ये हम बोलते हैं H3PO3 को। हमने कॉमन नेम्स भी पढ़े थे ऑक्सो एसिड्स में। तो यहां पर हमें बोला H3PO2। H3PO2 किसे बोलते हैं बेटा? P डबल बॉन्ड O OH H। और फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं H3PO3 को, P डबल बॉन्ड O OH H। अब इस केस में क्या करेंगे जी? हमें इनकी बेसिसिटी के बारे में पूछा है, और एन फैक्टर हमने निकालना सीखा था बहुत अच्छे से। इसका एन फैक्टर कितना है बेटा? 1। कितना है बेटा? 1। नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल H प्लस आयन, और कोई भी एसिड अपनी उस H प्लस को दे सकता है जो डायरेक्टली अटैच हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। और इसका एन फैक्टर कितना है बेटा? 2। तो आप खुद बता दो ये कैसा हुआ? मोनोबेसिक। ये कैसा हुआ? डाई बेसिक। मोनोप्रोटिक, डाई प्रोटिक। बता दो बेटा करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? जल्दी से जल्दी से। सो करेक्ट आंसर विल बिकम फॉस्फेनिक एसिड इज मोनोप्रोटिक व्हाइल फॉस्फोनिक एसिड इज डायप्रोटिक। क्लियर है जी? क्लियर है एकदम? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये हमने कहा डिस्कस किया था बेटा? ग्रुप 17, दैट इज हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में जब हमने ऑक्सो एसिड डिस्कस करे थे क्लोरीन के, क्या क्या सीखा था?
हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, 4 डिस्कस किए थे, +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या डिस्कस किया था? किसी का भी ऑक्सो एसिड देख लो, किसी का भी ऑक्सो एसिड देख लो, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट के होता है, एक्सेप्ट एक का, किसका? ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। सिर्फ उसी को हम उस रिलेशन से डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तो सिंपल था यार, जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर। यहाँ पे +1, यहाँ पे +3, यहाँ पे +5 +7, तो एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। याद आया बेटा? क्लियर है एकदम? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ CaC2। अजी ये CaC2 जो है ये क्या है? कैल्शियम कार्बाइड, रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रोजन के साथ। तो जब हमने पढ़ा था नाइट्रोजन, क्या पढ़ा था बेटा? जब हमने नाइट्रोजन डिस्कस किया था तो उसकी प्रिपरेशन के बाद उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस पड़ी थी। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्मेशन करता है कैल्शियम साइनाइड का। क्लियर बेटा? किसका? कैल्शियम साइनाइड। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी। सही है ये? जल्दी बताओ, इसका फॉर्मेशन करता है या साइनोजन का? क्लियर है? बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल। कहां पढ़ा था बेटा हमने? ग्रुप 17, जिसे हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं। तो वहां पर हमारे पास क्या होता है जी? F2 Cl2 Br2 और I2। क्या पढ़ा था? अजी डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ जो है इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है डिक्रीज होनी चाहिए थी, और सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की होनी चाहिए थी। लेकिन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, याद करो यार, कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो अब इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस बहुत पास होता है, दोनों फ्लोरीन एटम का जो डिस्टेंस है वो बहुत पास होता है। तो इस केस में क्या होता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ डिस्टेंस कम है दो पड़ोसियों के बीच में, और घर में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अब ये आपस में ही लड़ेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, तो एक बात है, उनको तोड़ना आसानी तो है, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है, और एक्सेप्शनली फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है। तो ऑर्डर क्या था बेटा? Cl2 Br2 F2 I2। याद आया बेटा? ये एक्सेप्शन अलग से लिखवाया था। यस बेटा। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी। क्लियर है एकदम? जल्दी से बता दो यार, क्लियर है एकदम? पढ़ा हुआ है ये, याद आ रहा है बेटा? अच्छा अब एक बात बताओ, क्या सच में पी ब्लॉक टफ है? क्या एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो ऊपर से जा रहा हो? डिफरेंस इतना सा है कि जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो समझें, रिवाइज करें, अप्लाई करें। क्या हमने नहीं पढ़ा ये ऑर्डर? 19 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी हूं, 19 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी हूं। एक भी क्वेश्चन क्या ऐसा है कि कंसेप्ट ही यार नाम ही नहीं सुना, यार नाम ही नहीं सुना, नहीं है ना? तो हम कहाँ कमी आती है कि हम चीजों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन हम उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को तब ही कर पाएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को तब ही कर पाएंगे जब जब वो क्लियर हो जो बेसिक है। अब कैसे स्ट्राइक करेगा जब फैजान रूल हम रट लेंगे बस, समझेंगे नहीं? तो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन अलग अलग जगह से आ जाता है और हम घबरा जाते हैं, हम चारों ऑप्शन के कंसेप्ट को नहीं पढ़ सकते। बहुत इजी है पी ब्लॉक, इनऑर्गेनिक बहुत इजी है, हम यूं ही घबराते हैं। मैंने क्यों 15-16 लेक्चर ले लिए पी ब्लॉक में, हाँ एक क्लास में ज्यादा क्यों नहीं कराया, ताकि ऐसा ना लगे यार मैम तो अपना ही पढ़ाती चली जा रही है। थोड़ा थोड़ा टाइम लिया आप लोगों के साथ, क्यों 1 महीना खींचा? क्योंकि मुझे था जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो यार, उतना याद कर लो।
एक दिन में पूरी फैमिली भी खत्म हो सकती थी, हो सकती थी, लेकिन नहीं की, ताकि आप थोड़ा थोड़ा भी याद करोगे, टाइम मिलेगा, एनालाइज करोगे, तभी मजा है। अब मैं 4-5 लेक्चर में 6 लेक्चर में अपना तो पढ़ा देती और मैं प्रूफ भी कर देती कि मेरे नोट से है, लेकिन आपने तो रिवाइज ही नहीं किया, स्ट्राइक कैसे करता? वो स्ट्राइक करे इसलिए इतना टाइम लिया बेटा। समझ आया? समझ आया? बिल्कुल। आज 17वां लेक्चर है पीवाईक्यू का, और मैंने पीवाईक्यू के लिए 2 क्लास मांगी है कि नहीं मुझे दूसरा भी चाहिए। तो उसका रीजन यही था कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस करें तो मजा है। क्लियर? अब समझ आ रहा है? अब क्वेश्चन अप्रोच होंगे, बताओ जल्दी। अब क्वेश्चन अप्रोच होंगे या अभी भी घबरा रहे हो इनऑर्गेनिक से, पी ब्लॉक से? है ना, तो घबराना नहीं है बेटा, ठीक है? सब कुछ वही है, अप्लाई करना सीखना है, डरना नहीं है क्वेश्चन से। कुछ ना कुछ तो हमने पढ़ा हुआ होगा और लगेगा कंसेप्ट। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैच द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम 1 विद द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप बोला है। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर को देखते हुए हम आंसर करेंगे इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, कर देते हैं। मुझे लग रहा है ये XE3 होगा, ये X3 थोड़ी ना होगा, सारे ज़ेनॉन के हैं तो XeF6 होगा। ये 3 कर दिया है उन्होंने गलती से, ठीक है? तो ये X करेक्ट करें इसे। यस बेटा, XeF6 है, निकालना शुरू करते हैं। चलो, XeF6 ये तो हमने किया था कल परसों ही। सेंट्रल एटम ज़ेनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 8, यूनिवैलेंट स्पीसीज 6, डिवाइड बाय 2 किया, कितना आया बेटा? 9, 10, 11, 14, 7, sp3d3, 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। क्या शेप हो जाएगी बेटा? क्या शेप हो जाएगी? पेंटागोनल पिरामिडल। और इसी को क्या कहते हैं बेटा? बताया था ना, क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट क्या है बेटा? XeO3, XeO3 सेंट्रल एटम ज़ेनॉन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नो यूनिवैलेंट स्पीसीज, डिवाइड बाय 2, कितना आया? 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, ट्राइगोनल पिरामिडल। टेट्राहेड्रल नहीं होगा क्योंकि शेप बोला है, ज्योमेट्री नहीं। नेक्स्ट बोला XeOF3, तो यहां पर निकाल देते हैं 8 + 3। कुछ गड़बड़ लग रही है, XeO2F3 होगा, कुछ गड़बड़ लग रही है बेटा, क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा एक बार। 1 मिनट बेटा, ये क्वेश्चन चेक कर लूं बेटा। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है। XeOF4 होगा बेटा। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब तुम ही सनम फैसला कीजिए। हाँ जी बच्चों, बताओ जरा, XeOF4। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इज नॉट यूनिवैलेंट, +4 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 9, 10, 11, 12, 12 बाय 2 6, sp3d2, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। गॉट इट? बताइए, यही आ रहा है? इस बार 5 बॉन्ड पेयर है क्योंकि ऑक्सीजन भी सराउंडिंग एटम है, तो 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। तो फिर से क्या आ गया? ये तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही आ गया। आया नहीं आया? हाँ, स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट बेटा, XeF4 सेंट्रल एटम ज़ेनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 8 + 4 12, 12 बाय 2 6, sp3d2, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर। बता दो अब जरा,
यहाँ पे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, कौन जा रहा है बेटा इसके साथ, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे जा रहा था ए ऑप्शन। स्क्वायर प्लेनर डी ऑप्शन। पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल कौन था, XeO3 बी ऑप्शन। स्क्वायर पिरामिडल कौन था, सी ऑप्शन। तो ए के साथ 1 पे जा रहे थे बी और सी, बी के साथ थर्ड, तो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। क्लियर है एकदम, जल्दी से बता दो यार क्लियर हुआ या नहीं। ये तो हमें आता है यार, ये तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था या नहीं यार, ये तो केमिकल बॉन्डिंग के स्टेप्स है। वेस्पर थ्योरी पोस्टुलेट नंबर 2, जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पर नोबल गैसेस का कोई रोल हो, लेकिन फिर भी अगर जानना चाहते हो कि अप्रोच कहां से आई, ग्रुप 18 नोबल गैसेस, जिनोन जो कंपाउंड्स बनाता है उसी की हम शेप निकाल रहे हैं। बढ़े आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। अजी ये क्वेश्चन बिलोंग करता है ग्रुप 13 बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1। इसकी दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +3 एंड +1। याद आया कि नहीं, जल्दी से बता दो यार। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, डाउन द ग्रुप आते आते ये 2 इलेक्ट्रॉन मना कर देते हैं कि हम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिसे हम इनर्ट पेयर बोलते हैं। तब अगर ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए एक ही बचा, दैट इज NP1, तब ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करता है। तो हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप आते आते +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। और अगर ऐसा होता है तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो, बताओ यार। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम, जल्दी से बता दो। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो किसी भी क्वेश्चन में अभी पूछ लो, चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड इज इन द ऑर्डर। ठीक है अजी, ये क्वेश्चन तो बिलोंग करता है कहां से, ये बिलोंग करता है ग्रुप 17 के हाइड्राइड से, लेकिन हमने कॉपी में नोट्स में इसे कहां कवर कर लिया था, जब हम पढ़ रहे थे ग्रुप 15 की फैमिली, तब मैंने आपको साथ में ही ग्रुप 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स का, उनके हाइड्राइड्स का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब बताया था, याद है। यहां पर हमने डिस्कस किया था, तीनों को एक साथ इसीलिए बताया था क्योंकि तीनों के एक्सेप्शन का रीजन सेम था। भाई डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज इंक्रीज होता है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, लेकिन ग्रुप 15 में एक्सेप्शन पे आ जाता है अमोनिया, 16 में आ जाता है वाटर और 17 में आ जाता है HF, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्सेप्शनली इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। पढ़ा था या नहीं यार, बता दो जल्दी से। और अगर ऐसा है तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन इन ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है हाइड्रोजन हैलाइड से। तो इसने बोला है, पूछा यह है कि इनमें से व्हाट एक्सप्लेन्स द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन कौन सही तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। The effect of nuclear shielding is much reduced in fluorine which polarizes the HF molecule.
कोई सेंस है इस बात का? बात चल रही है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा की, सीधा सीधा पता है भाई, कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दीजिए आंसर सही हो जाना है, ठीक है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मच हायर देन दैट ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। कुछ तो मिसिंग है। देयर इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द HF मॉलिक्यूल। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? जल्दी से बता दो यार, कोई शक किसी को इस क्वेश्चन में? अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं यार, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट? क्या बोला है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्लियर? क्लियर है? तो अब इस केस में ONF is isoelectronic with O2N। बेटा हमसे इनकरेक्ट पूछा है, और इनकरेक्ट मतलब जो सही नहीं है। अब इस केस में बोला ONF is isoelectronic with O2N। अब एक बात बताना, क्या आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब नहीं पता? बहुत अच्छे से पता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब वो स्पीसीज जिसमें सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 + 7 + 9, 16 + 7 + 1 बराबर है। हाँ जी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। ना जी ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोराइड के ज्यादा होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन। तभी तो हम बोलते हैं ऑक्सोफ्लोराइड। याद आया? हाईलाइट किया था। बहुत गलत बात है, इनकरेक्ट है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। Cl2O7 इज एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक क्या होता है? HClO4। 2 HClO4 लो और उसमें से पानी निकाल दो, तो वो क्या कहलाएगा? उसका एनहाइड्राइड कहलाएगा। चाहो तो बनाकर देख लो। तो हमने 2 HClO4 लिए, Cl OH Cl Cl, अरे भाई Cl OH, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, HClO4। दूसरा लिया HClO4, पानी निकाल लो, क्योंकि एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? जो स्पीसीज पानी निकलने के बाद बनती है। तो क्या बन रहा है? Cl डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो। ठीक है, H2O निकालना था, मैंने 2 ऑक्सीजन निकाल दिए। करेक्ट कर देते हैं। देखना जरा, क्या इसे Cl2O7 नहीं बोलते? क्या इसे Cl2O7 नहीं बोलते? तो परक्लोरिक एसिड बोलते हैं HClO4 को। तो HClO4 में से पानी निकाला तो Cl2O7 नहीं बना? बिल्कुल बना। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हुआ। एनहाइड्राइड बनाना सिखाया था ना बेटा नाइट्रोजन फैमिली में। मिक्स्ड एनहाइड्राइड, सिंपल एनहाइड्राइड, नाइट्रस से, नाइट्रिक से। O3 मॉलिक्यूल इज बेंट, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल एटम के पास 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होता है, तो बिल्कुल बेंट है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो कोई भी क्वेश्चन करते हो इनऑर्गेनिक का, एक स्टेटमेंट सही है, मिल गया, अच्छी बात, लेकिन बाकी 3 गलत क्यों है वो भी पता होने चाहिए, या बाकी 3 सही क्यों है वो भी क्यों पता होने चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर इज ड्यू टू, तो हमने पढ़ा था यार ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के अंदर स्ट्रक्चर बनाई थी, ऑक्सीडेशन स्टेट बनाई थी, कितने पीएच कितने पीओ सब कुछ सीखा था, और ये भी सीखा था कि रिड्यूसिंग बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है। रिड्यूसिंग बिहेवियर डिपेंड करता है नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड पे, क्योंकि जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे उतना कम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और उतना ज्यादा वो रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि साथ वाले को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। क्लियर? तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस। अच्छा जी, ठीक है जी। 24th क्वेश्चन में बोला प्रेजेंस ऑफ 2OH ग्रुप। ना जी ना, OH पे तो डिपेंड ही नहीं करता कि उसका रिड्यूसिंग बिहेवियर कैसा होगा। प्रेजेंस ऑफ 1OH
एंड 2 pH बॉन्ड। पहले तो स्ट्रक्चर देख लो, P डबल बॉन्ड O, OH H। तो बिल्कुल यार 2 pH बॉन्ड होते हैं और 1 OH POH बॉन्ड होता है, तो बिल्कुल बात तो एकदम सही है। रिड्यूसिंग बिहेवियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 pH बॉन्ड। क्लियर है एकदम? करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फास्फोरस, कुछ भी ऐसा तो नहीं था ना। क्लियर है एकदम? 25th क्वेश्चन देखेंगे बेटा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड, एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड। बेटा डाइप्रोटिक का मतलब होता है जो 2H+ दे सकते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। एक्वस सॉल्यूशन में इनकी एसिडिटी का ऑर्डर पूछा है। भाई एसिडिटी हम पढ़ चुके हैं, हमने क्या पढ़ा है भाई, एसिडिक नेचर होता है जितना इजीली कोई H+ दे दे, और कोई कितना जल्दी H+ दे सकता है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन के बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है। अब इन सबको ध्यान से देखो, H2S H2Se H2Se H2Te, डाउन द ग्रुप जाते जाते सेंट्रल एटम का साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो रही है। अब इजीली बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो H+ दे देगा, H+ दे देगा तो एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक है बेटा, सारे डायप्रोटिक है क्योंकि सब H+ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट, बताओ जल्दी। ये हमने डायबोरेन में जब कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था डायबोरिन की। तो डायबोरिन की कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी हमने अमोनिया के साथ, अमोनिया लिमिटेड, अमोनिया एक्सेस, अमोनिया 1:2 के रेशियो में हाई टेम्परेचर, जहां पे हमने इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बनाया था और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बनाया था। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट हम बोलते हैं बोरोन नाइट्राइड को, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ग्रेफाइट जैसी होती है। याद आया बेटा? जल्दी बताओ, याद आया? तो इसकी ग्रेफाइट जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ दीज इज नॉट अ मोनोमर फॉर हाई मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉनिक पॉलीमर। क्या पढ़ा था, कहां पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था ग्रुप 14 कार्बन फैमिली में, जब हम सिलिकॉन्स पढ़ रहे थे। सिलिकॉन्स में हमने सबसे पहले पढ़ी थी प्रिपरेशन पढ़ने के बाद मैंने आपको हाईलाइट किया था कि भाई 3 तरह के सिलिकॉन्स हमें चाहिए होते हैं। पहला, जब हमें स्ट्रेट चेन वाला चाहिए, एक जब हमें हाई मॉलिक्यूलर मास वाला चाहिए, या फिर हम उसे बोल रहे थे क्रॉस लिंक वाला चाहिए, और एक हमने पढ़ा था जब हमें टर्मिनेशन करवाना हो चेन का, ब्लॉकिंग एजेंट की जगह किसको यूज करेंगे। तो क्या पढ़ाया था बेटा इसमें मैंने, कि जब हमें हाई मॉलिक्यूलर मास वाला चाहिए तो हाई मॉलिक्यूलर मास वाले में एल्काइल ग्रुप 1 होना चाहिए, बाकी तीनों जगह से वो तीनों 3 क्लोरीन होंगे, तो 3 क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे OH से, तो वो तीनों जगह से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेगा और क्रॉस लिंक का फॉर्मेशन करेगा। तो बता दो बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसकी, तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी आपको। जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो क्या आंसर हो जाएगा बेटा। तो इसमें ध्यान से देखना बेटा, क्या बोला है, नॉट अ। इनमें से कौन हाई मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मेशन नहीं कर सकता? तो कौन हाई मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मेशन नहीं कर सकता? जो कि ब्लॉकिंग एजेंट का काम कर रहा है। 3 एल्काइल ग्रुप लगे पड़े, अगर तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये पॉलीमर सिर्फ यहीं से बना सकता है, क्योंकि ये Cl रिप्लेस होकर OH हो जाएगा। OH हो जाएगा तो बस यहीं से पॉलीमराइजेशन करेगा, यहां से बनाएगा। तो ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, ब्लॉकिंग एजेंट का, चेन टर्मिनेशन का। तो ये तो कभी भी हाई मॉलिक्यूलर मास वाला नहीं बना सकता। बाकी
ये बना सकता था और ये बना सकता था। तो सी और डी ऑप्शन करेक्ट होते अगर पूछता है मॉलिक्यूलर मास वाले कौन से। ये वाला कौन सा है, स्ट्रेट चेन वाला है। ये कौन सा है, ब्लॉकिंग एजेंट। तो ब्लॉकिंग एजेंट तो कभी भी हाई मॉलिक्यूलर मास वाला सिलिकॉन नहीं बना सकता। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। तो बस समझ में सब आया, कंसेप्ट सब सही है। मैम ऐसे तो ए भी नहीं है, बिल्कुल ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल नहीं है वो तो यही है ना, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास तो इससे भी कम होगा। बोलो क्लियर, याद आ गया बेटा, पढ़ा था ये हमने ग्रुप 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ दीज इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज अ लीज बेस। लीज बेस क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम चैप्टर एसिड बेस की थ्योरी आपने पढ़ी हुई है। आर्नियस ब्रॉन्स्टेड लीज, लीज जी क्या कहते हैं कि जिसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की वो लीज एसिड है, और जिसके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की वो लीज बेस है। तो अब यहां पर लीज बेस क्या होते हैं, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, तो आइदर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, आइदर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, डोनेट कर सकता है। सीओ के पास ट्रिपल बॉन्ड है, डोनेट कर सकता है। लेकिन BF3 के पास तो वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लीज एसिड की तरह करेगा। क्या कभी भी लीज बेस की तरह बिहेव कर सकता है, कभी भी नहीं। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। क्लियर है एकदम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द बेसिक स्ट्रक्चरल ऑफ सिलिकेट्स, ये हमने पढ़ा था, सिलिकेट्स के बारे में बिल्कुल पढ़ा था। सिलिकेट्स की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है बेटा, क्या पढ़ा था हमने, टेट्राहेड्रल। हमने पढ़ा था कि सिलिकॉन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन बना सकता है। तो ऐसा नहीं है, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन चारों के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, और ये SiO4 2- फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी सिंगल मोनोमर यूनिट टेट्राहेड्रल होती है। जब 2 टेट्राहेड्रल यूनिट कंबाइन होकर एक ऑक्सीजन से लिंकअप हो तो उसे हम पायरोसिलिकेट कहते हैं। चेन, शीट, 3D पढ़ा था। तो इसमें सिंगल मोनोमर यूनिट क्या होती है बेटा इसकी, दैट इज SiO4। क्या चारों ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है बेटा, यस बिल्कुल, सारी की सारी सिंगल बॉन्डेड होती है। तो करेक्ट आंसर इज बिकम ऑप्शन है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या कौन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल हो। तो बताओ बेटा, BH3 ट्वाइस B2H6 बनाएगा, CH3 ट्वाइस C2H6 बनाएगा। C2H6 मतलब इथेन हो गया, वैलेंसी कंप्लीट है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है। PH3 के पास तो लोन पेयर है, SiH3 होल ट्वाइस बॉन्ड बना लेगा, वेकेंट ऑर्बिटल तो नहीं है, वैलेंसी कंप्लीट है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं है। लेकिन BH3 ट्वाइस डाइमर का फॉर्मेशन करता है। डाइमर बनाकर क्या बनाता है बेटा, डाइमर बना के क्या बनाता है, B2H6 बनाता है। और B2H6 डाइमर बना तो लिया, लेकिन ये और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या बेटा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इसमें भी जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को शो करता है, इसीलिए ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। क्लियर है बेटा, जल्दी से बता दो, क्लियर है एकदम। ट्वेंटी नाइन्थ एक बार फिर बता दीजिए, ये रहा बेटा, क्या दिक्कत है 29th क्वेश्चन में, देख लो एक बार किसको डाउट आ रहा है और क्या डाउट आ रहा है बेटा, डाउट मेंशन कर दो एक बार, क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 29 में। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट तो टेट्राहेड्रल ही थी ना बेटा, नहीं पढ़ा था ये, सिलिसिक एसिड में से 4H+ निकाल दो तो यही तो फॉर्म हो रहा था, नहीं पढ़ा था ये, बताओ जल्दी क्या डाउट आया बेटा।
क्लियर है एकदम? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब जितने भी क्वेश्चंस बच गए, ऑल क्वेश्चंस आर होमवर्क। पहले बताओ करोगे या नहीं, जल्दी से बताओ। आज मैंने सारी अप्रोच बताई, आज मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दिया, कॉन्फिडेंस आया या नहीं, जल्दी से बता दो। कॉन्फिडेंस आया या नहीं, जल्दी से बता दो बेटा। टोटल क्वेश्चन 74 है। आज हमने 30 डिस्कस कर लिए, 34 होमवर्क है, 34 होमवर्क है। करोगे खुद से, करोगे खुद से? अगर आप खुद से करोगे, ट्राई अटेम्प्ट, कल मैं आंसर डिस्कस कर लूंगी, फिर जिस क्वेश्चन में डाउट होगा सिर्फ उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी कॉन्फिडेंस आया या नहीं बेटा? फर्स्ट 30 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, 34 क्वेश्चंस होमवर्क दे दिया। कल वो 34 क्वेश्चन के आंसर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें डाउट होगा वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलेंगे कल की क्लास में। आज की क्वेश्चन में कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लिया ताकि आपको कंसेप्ट स्ट्राइक करना सिखाऊं, लेकिन कल आप खुद करके आओगे और खुद करने की एक अलग ही खुशी होती है। और फिर जब आंसर डिस्कस करेंगे आपको और मज़ा आएगा। तो बेटा कल हमारी लास्ट क्लास होगी पी ब्लॉक की, चाहे जितना भी टाइम लगे हम कवर कर लेंगे। 10:30 बजे हम मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है? लाइव आपका शेड्यूल करवा देंगे, जो भी टाइम चेंज होगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नहीं तो अभी तक यही है कि कल का टाइम 10:30 होगा। कल लास्ट क्लास होगी पी ब्लॉक की। जो भी आपके डाउट्स होंगे, कुछ की पॉइंट लिखवाना होगा लिखवा देंगे, बाकी सब कवर हो गया, ठीक है? तो खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और आई थिंक जो बच्चे बोल रहे थे कंसेप्ट स्ट्राइक नहीं करता, उन्हें कंसेप्ट को स्ट्राइक करना आ गया होगा। तो बेटा ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, ठीक है? बिल्कुल कल की क्लास में शायरी भी होगी, कल की क्लास में गाना भी होगा, बिल्कुल फेयरवेल क्लास होगी हमारी। पर सबसे पहले मैं देखूंगी आपका रिस्पॉन्स। आप अगर होमवर्क करके नहीं आए तो बेटा क्लास में बताना, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। कल की क्लास में मिलेंगे और आपसे सारी बातें करेंगे, ठीक है?